वेलकम टू आवर चैनल कैम टीच क्लासेज चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु जो कि कुल अंक भार है इसका 7 यानी 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जिसमें से कुल प्रश्न आएंगे 4, जिनमें वस्तुनिष्ठ होगा 1 और अतिलवणात्मक होंगे 3। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है कहलाती है पारा। क्या? पारा। पारा यानी मरकरी, पारा या मरकरी, ठीक है, जो कि कमरे के तापमान पर क्या होती है? द्रव होती है। ये धातु जो कि विद्युत की चालक होती है, ये ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। सबसे कठोर कौन? हीरा। विद्युत की चालक कौन? ग्रेफाइट। इसमें कार्बन की एक सूचकता मुक्त होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से ये विद्युत की चालक होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाने वाले मिश्र धातु का नाम है, इस मिश्र धातु का नाम है सोल्डर। याद रखना, सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु जो कि क्या करते हैं, जो कि विद्युत तारें होती हैं उनकी वेल्डिंग में काम में ली जाती हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्या है? नमक। NaCl। NaCl के निर्माण में Na प्लस तथा Cl माइनस के मध्य कौन सा विद्युत आकर्षण बल लगता है? कौन सा बल लगता है? कौन सा आकर्षण बल लगता है? देखो, यहाँ पर बल पूछा है। अगर बल पूछा है तो स्थिर विद्युत बल, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस, यानी Na जो है वो धनावेश है और Cl क्या है? वो ऋणावेश है। विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। देखो, यहाँ पर बल पूछा है। अगर आपसे बंध पूछे कि Na प्लस तथा Cl माइनस के मध्य कौन सा बंध बनता है, तो आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। सिनेबार किस धातु का सल्फाइड अयस्क है? ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को भैया, इम्पोर्टेंट है। सिनेबार जो अयस्क है वो मरकरी यानी पारे का सल्फाइड अयस्क है। पारा जो कि एकमात्र धातु है जो कि कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होती है। सिनेबार उस धातु का सल्फाइड अयस्क है। यानी सिनेबार जो है मरकरी धातु का सल्फाइड अयस्क है। किस धातु की मिश्र धातु को उन धातुओं का अमलगम कहा जाता है? याद रखना, मरकरी धातु है ये भी। मरकरी धातु को, मरकरी धातु जो है वो मरकरी धातु की जो मिश्र धातु है उसको सभी धातुओं का, उन सभी धातुओं का अमलगम कहा जाता है। क्लियर? पीतल व कांसा। पीतल में याद रखना कुजिंक। कुजिंक यानी कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक पीतल। और कांसा, कांसा होता है कॉपर और Sn। ध्यान रखना, Zn जिंक, कॉपर के साथ में जिंक धातु के मिलाने से पीतल बनती है, जबकि कॉपर के साथ में Sn यानी टिन धातु को मिलाने से कांसा बनता है। Sn मतलब कांसा। देखो, कांसा से आ रहा है, से आ रहा है ना, Sn प्रतीक है टिन का, टिन का प्रतीक है Sn। याद रखना, कॉपर के साथ में Sn यानी टिन के मिलाने से बनी मिश्र धातु कांसा कहलाती है, और कॉपर के साथ में Zn मिलाने से बनी मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। भैया ये दुनिया पीतल दी। चलो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है भैया, यहाँ पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, वो भी कैसा? सांद्र। सांद्र यानी कैसा? गाढ़ा। तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 यानी HCl प्लस HNO3, एक एक ग्राम ये और 3 ग्राम HNO3। HCl का 1 अनुपात, HNO3 का 3 अनुपात, दोनों को मिलाने पर बना मिश्रण अम्लराज या एक्वा रेजियो कहलाता है। हो जाएगा याद। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र HNO3 का 1:3 में मिश्रण क्या कहलाएगा? अम्लराज, एक्वा रेजियो। यानी अगर अपन यानी अपन 100 ग्राम
अमल राज अपन को बनाना है तो उसमें 75 ग्राम तो होने चाहिए HNO3 और 25 ग्राम होनी चाहिए HCl, वो भी कैसी? सांद्र। कैसी? सांद्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? अरे पापा, इसमें याद रखना एक बात याद रखना, धातु चाहे कोई सी भी हो, धातु चाहे कोई सी भी हो, अगर वो किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो H2 गैस का निष्कासन होता है भैया। किसका? H2 गैस का निष्कासन होता है। कोई सी भी धातु हो, जैसे Na है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा ली? तनु HCl से, ये HCl से करवा दी तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और प्लस H2 गैस निकल जाएगी। याद रखना है, कोई भी धातु हो किसी भी अम्ल से क्रिया करती है, सीधी सी बात है भैया, H2 निकाल दो। देखो इन दोनों की क्रिया पर ध्यान दो। लोहे को यानी लोहे की कील को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला गया है। Fe यानी आता है लोहा। यहाँ पर आ जाए लोहे की कील तो भी आपको क्या करना है? Fe, क्योंकि Fe किसका है? लोहे का है। Fe को H2SO4 में डाला। H2SO4 क्या है? अम्ल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके बीच में जो S आ रहा है वो S क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। अधातु बनाती है अम्ल। क्या बनाती है? अम्ल बनाती है। चलो, ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें कि धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो सबसे पहले आपको बिना देखे कर देना है, H2 को निकाल देना है। क्या निकाल देना है? H2 को निकाल देना है। ये भैया ये वाले H2 को मैंने निकाल दिया, बचा क्या? FeSO4 लिख दो वैसे के वैसे ही, क्या दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। और हाँ, अगर पूछ ले कि ये कौन सी अभिक्रिया है तो भैया ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। किसका विस्थापन किया है? H2 का विस्थापन किया है इसमें से इसने। ठीक है, याद रखना। आगे चलो। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना देते हैं। भैया ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक, अम्ल हो चाहे क्षारक हो, दोनों से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? ऑक्साइड बना देते हैं भैया। लवण और जल बना देते हैं, सॉरी, लवण और जल बना देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि धातु ऑक्साइड किसी भी अम्ल से क्रिया करता है। धातु ऑक्साइड यदि किसी भी अम्ल से क्रिया करता है या क्षारक से क्रिया करता है, किसी से भी क्रिया करता है, क्या बनाएगा? लवण और जल। क्या बनाएगा? लवण और जल। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया कर ले और क्या बना दे? लवण और जल बना दे। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दो उदाहरण है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा Na2O तथा MgCl2 के निर्माण को दर्शाओ। बहुत सीधा, बहुत, ये 9th क्लास के कंसेप्ट में से क्वेश्चन दे दिया। चलो देखते हैं। देखो Na2O, Na2O, यहाँ पर करना क्या है आपको? सबसे पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं देखना आता है तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, 2888, ये याद रखो, 2888। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एक अष्टक का नियम की बाह्यतम कोश में भैया 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और Na जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉनों को अपन बांटेंगे तो 2, ठीक है, फिर आ जाएंगे 8। बाह्यतम कक्षा में कितना बचा? 1, यानी इसकी सोजता कितनी हुई? 1। कितनी हुई? 1। इस तरीके से ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन का कितना होता है भैया? ऑक्सीजन का होता है 8। कितना होता है? 8, यानी इसके 2 और 6, 6 मतलब देखो 4 से कम है, 4 से कम है, बाह्यतम कोश में 4 से कम है तो प्लस चार्ज आता है। और जितने बाह्यतम कोश में है वो का वही प्लस के आगे लगा दिया जाता है और इसका प्रेजेंटेशन हो जाता है भैया। ठीक है,
यानी सीधी सी बात याद रखो, सोडियम के पास में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना, एक, तो संयोजकता कितनी, एक। और यदि 4 से ज़्यादा हो, यदि 4 से ज़्यादा हो तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं भैया 8 में से माइनस। ठीक है, तो देखो एन ए की संयोजकता कितनी आ गई, एक। ऑक्सीजन की कितनी आ गई, दो। ये ऑक्सीजन का दो चल जाएगा एन ए के पास में, ये एक चल जाएगा ओ के पास में, तो बन क्या जाएगा, NaO2। बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक आ गई होगी। देखो ये रिवीजन टाइप से है सारी क्लासेज, यहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं मैं। Mg का कितना होता है, Mg का भैया दो होता है। Cl का कितना होता है, एक होता है। Cl का एक होता है, Mg का दो होता है। दो इसके नीचे एक इसके नीचे क्या बन जाएगा, MgCl2। क्लियर। चलो इस तरीके से ये जो यौगिक बने हैं ये बन गए भैया, आपके यौगिक बन गए। चलो आगे चलते हैं भैया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बता रखी हैं इसमें, आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है भैया, तो टू माइनस बनाती है, यानी इसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। Na की संयोजकता 1 होती है। और इस तरीके से इन्होंने बना दिया। अपने बनाने का तरीका दूसरा भी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि भैया, एक मिनट, ये तो है Na के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक, यानी संयोजकता कितनी, एक। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, दो। देखो इसका तो इसके नीचे और इसका इसके नीचे, तो बन क्या जाएगा, Na2O, सॉरी, हाँ Na2O बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये Na2 का निर्माण हो गया। अब आगे देखो Mg का देखो, Mg का कैसे बना है। देखो ये तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मैं कह रहा हूँ Mg है एक, तो एक क्या है, O है। क्या है, O, हाँ नहीं सॉरी, Cl है, Cl है भैया। तो इसका होता है 17, ठीक है, इसका होता है 12, तो इसके तो बच जाते हैं 2, इसके बच जाता है 1, ये एक इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, बन क्या जाएगा भैया, बन जाएगा MgCl2, ये बन जाएगा। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है भैया, सीधी सी बात है। ये सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो होती हैं ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं, और ये जो धातुएं हैं ये जलवाष्प और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी के दो, जलवाष्प के दो, कुछ भी के दो, ये वायु और वायु में ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया कर तिरु उष्माक्षेपी अभिक्रिया देती है, यानी आग पकड़ लेती हैं। अतः इन धातुओं को क्या क्या किया जाता है, तेल के अंदर रखा जाता है। तेल मतलब कार्बनिक विलायकों के मध्य रखा जाता है। ये धातुएं बहुत ही क्रियाशील अभिक्रियाशील होती हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व नमी से तेजी से अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं। अतः वायु के संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। निस्तापन व भर्जन में अंतर, सीधी सी बात है भैया। निस्तापन याद रखना, निस्तापन किया जाता है धातु के कार्बोनेट अयस्कों का, धातु के कार्बोनेट अयस्कों का। याद रखना, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं दो अयस्क रूपों में पाई जाती है। एक पाई जाती है कार्बोनेट अयस्क के रूप में, एक पाई जाती है सल्फाइड अयस्कों के रूप में। तो ध्यान रखना, निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है सीमित वायु की मात्रा में, सीमित वायु की मात्रा में कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है क्या, निस्तापन। और निस्तापन क्या कहलाती है, निस्तापन। दूसरी भर्जन, भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का, सल्फाइड अयस्कों का वायु की उपस्थिति में, यानी वायु की पर्याप्त मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर हमें, अधिक ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है भर्जन। भर्जन को याद रखो, भूंजना, भूंजने की क्रिया क्या होती है, वायु की पर्याप्त मात्रा में होती है भैया। याद रखना, भर्जन और निस्तापन के
तत्पश्चात परिणाम स्वरूप निस्तापन यानी वायु की सीमित मात्रा में कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करना, भर्जन मतलब सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में वायु की उपस्थिति में क्या करना, गर्म करना, अधिक ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। एक बात याद रखना, निस्तापन हो चाहे भर्जन हो, इनके परिणाम स्वरूप धातु ऑक्साइडों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? धातु ऑक्साइडों का निर्माण होता है। और धातु ऑक्साइडों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमें धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। और अपचयन करने के लिए हमें कार्बन सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चीज़ उपलब्ध हो जाती है। क्या करते हैं? धातु ऑक्साइडों को कार्बन के द्वारा अपचयित किया जाता है, जिससे CO2 तथा शुद्ध धातु हमें प्राप्त होती है। दूसरा तरीका और है विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो धातु अयस्क हमारे पास में उपलब्ध है, उस धातु से अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे होता क्या है, जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क है, उसको वो वहाँ से उसको ऑक्साइड है, तो वहाँ से वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाती है, और जो धातु हमें प्राप्त करना होता है वो धातु हमें मिल जाता है। तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, एक बात याद रखना कि भैया धातु जो होती है वो धनावेशित होती है। धातु क्या होती है? धनावेशित होती है। अगर धनावेशित है तो आकर्षित की तरफ होगी, माइनस की तरफ होती है, यानी ऋणावेश की तरफ आकर्षित होती है। तो याद रखना, अगर हमें विद्युत अपघटनी विधि द्वारा तांबे का परिष्करण करना है, यानी शुद्ध तांबा प्राप्त करना है, तो हम जिस जो अशुद्ध है उसको बनाएंगे कैथोड। क्या बनाएंगे? कैथोड, यानी उसको अपन माइनस से जोड़ेंगे। देखो, पहले इस विधि को अच्छी तरीके से पढ़ लो आप लोग। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटे के रूप में लेते हैं। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटे के रूप में लेते हैं। चित्र के अनुसार विद्युत अपघटे से जल जब विद्युत प्रभावित होती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटे से कैथोड पर जमा हो जाती है। अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। देखो ध्यान दो, इसमें होता क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, एक कैथोड एक एनोड। अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। ठीक है। अब जिस धातु को हमें प्राप्त करनी है, उसका जो लवण है, उसका हमें विलयन को इस पात्र में भर दिया जाता है। भर दिया, भरने के बाद होता क्या है कि जैसे ही हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो इस विलयन का विद्युत अपघटे होता है, और विद्युत अपघटे होने के बाद में जो Cu+ है, Cu2+ है, ये Cu2+ जो है, ये जो हमने शुद्ध धातु की कैथोड बनाई है, यानी माइनस की तरफ वो आकर्षित होगा और उस पर जाकर जम जाएगा, यानी निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। और जो विलयन में जो अशुद्धियाँ हैं वो पंख यानी कीचड़ के रूप में कैथोड के नीचे वाले तल पर बैठ जाएंगी, और इस प्रकार हमें एक शुद्ध धातु का एनोड इलेक्ट्रोड प्राप्त हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। कारण लिखिए व अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखो, जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर की तुलना में अधिक होती है।
देखो इसके लिए एक, ये जो अभिक्रियाशीलता है इसके लिए एक सूत्र है या एक ट्रिक है, उसको याद रखना। पोसोके जिंक आइलैंड, पोसोके मैग्नी एल जिंक आइलैंड, ये घटता हुआ क्रम है। इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है आयरन Fe, और फिर आता है लेड, फिर आता है कॉपर, है ना, फिर आता है चांदी आती है, फिर सोना आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखो जिंक की अभिक्रिया जब देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, यानी कॉपर की जो अभिक्रियाशीलता है वो जिंक से कम है। यानी जिंक, कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि वो जिंक को कुछ कर दे, लेकिन जिंक की इतनी औकात है कि वो कॉपर को उठा के उसकी जगह बैठ जाए। तो भैया होता ऐसा ही है कि भैया जिंक जो होती है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निष्कासित कर देती है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाती है। तो याद रखना ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखना ऐसी ये सब कुछ होता है, इसी वजह से इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। थर्मिट अभिक्रिया लिखिए तथा इसके उपयोग लिखिए। वाह बहुत अच्छी अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही मस्त बात है कि भैया फेरम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम से कराती है तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो आयरन यानी Fe से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये भी क्या करेगा, ये Fe2O3 में से Fe को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा और Fe को निकाल देगा। देखो अगर ये फेरम ऑक्साइड, ये जो आयरन का ऑक्साइड है यानी फेरम ऑक्साइड है, फेरम ऑक्साइड से शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हम एल्यूमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं भैया। फेरम ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाने पर Al2O3 बनता है तथा हमें शुद्ध Fe प्राप्त होता है, यानी Al2O3। ठीक है, और उत्पाद के रूप में उष्मा भी निकलती है भैया, उत्पाद के रूप में उष्मा निकलती है, मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा भी प्राप्त होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको प्रारंभ करने के लिए हमें ऊष्मा दी जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना भैया। इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, रेल की पटरियों तथा मशीन के पुर्जों में दरारों को जोड़ने के लिए, दरारों को भरने के लिए, पुर्जों की दरारों को भरने के लिए, रेल पटरियों की दरारों को भरने के लिए इनका, इस जो थर्मट अभिक्रिया इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। आयनिक यौगिकों के दो, अरे ये तो बहुत ईजी है। आयनिक यौगिकों के दो गुणधर्म लिखिए। धन तथा ऋण आयनों के मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस, कठोर, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति, देखो भंगुर का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको अगर अपन चोट मारें या को मतलब चोट मारे तो वो बिखर जाती है। भंगुरता का अर्थ होता है बिखरना। नमक को देखा है अपने, मोटा नमक होता है उसको, जैसे सेंधा नमक होता है, मोटा नमक होता है, नमक के डले होते हैं, उसके ऊपर अपन चोट मारते हैं तो वो क्या करता है, बिखर जाता है। जबकि लोहा धातुएं जो होती हैं उनको पे अगर अपन चोट मारते हैं तो उससे या तो वो पतला हो जाएगा, लंबी चादर बन जाएगी, या फिर उससे एक तार बनाई जा सकती है कूट कूट के। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और ये जल में घुलनशील होती है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि क्योंकि आयनिक यौगिक क्या है, एक ध्रुवीय यौगिक है, H+ और OH- में रहता है वो। ठीक है, धातुओं की जलवाष्प के साथ अभिक्रिया लिखिए। लिख देंगे भैया, अभिक्रिया के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। चलो ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, हमें लोहे पे जंग लगने वाली अभिक्रिया लिखनी है। इसमें लोहा है Fe, जिसकी अभिक्रिया हमने H2O से करवा दी तो क्या बनेगी, Fe3H4 बन जाएगी और H2 गैस निकलेगी भैया। H2 गैस निकाल दो और फिर ये अभिक्रिया बना दो। चलो आगे। लवण के विलयन की चालकता की जांच के लिए नामांकित चित्र बनाइए। ये चलो ये जांच बना देंगे, लवण के विलयन की चालकता की जांच के लिए ये वाली चीज़ बना देंगे। देखो इसमें होता क्या है कि जो दो दो तार के सिरे ले लिए जाते हैं भैया, ये दो तार के सिरे हैं, एक दोनों तारों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है और ये दोनों तारों को जोड़ दिया। इसमें क्या करा जाता है, इसमें विलयन में डुबोया जाता है इसको, इसमें विलयन में डूब रहे हैं ये दोनों को विलयन में डुबोया जाता है। अगर इसमें से अगर ये बल्ब जल गया, ये बल्ब जल गया तो मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित होकर परिपथ पूरा कर रही है, परिपथ पूरा कर रही है मतलब विद्युत धारा बह रही है। ख़त्म बात। यानी जो विलयन है वो विद्युत का सुचालक है भैया, विद्युत का सुचालक है भैया। आगे चलो, हो गया चैप्टर ख़त्म। चलो ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पर आधारित जो प्री बोर्ड पेपर है
वो भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें कि तीनों जो पेपर बनाया है पूरा का पूरा, इसमें जो तीनों चैप्टर हैं उनका मिश्रित रूप है। ठीक है, इसको भी अपन देखेंगे भैया, ज़रूर देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही।